नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिफ्ट के एजुकेशन पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीड साइकोलॉजी के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को मेरे साथ साथ इन सभी के जवाब देने हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला हमारा प्रश्न है, सीखना क्या है? ए जन्मजात प्रवृत्ति, बी व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, सी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, या फिर डी मस्तिष्क की प्रतिक्रिया। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। और इसका थोड़ा सा एक विश्लेषण कि सीखना अनुभव या अभ्यास के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है, यह अस्थायी नहीं होता। यानी जो सीखना है उसके द्वारा जो हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है वह स्थायी होता है, ना कि अस्थायी। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किसने दी? बाल केंद्रित शिक्षा की जो अवधारणा है वो किसने दी है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉन डी। जॉन डी ने शिक्षा को बच्चे के अनुभवों से जोड़ने और उसे क्रियाशील बनाने पर बल दिया। यानी बच्चा जो है वो अपने अनुभवों से जितना सीखेगा, वो स्वयं करके जो सीखेगा, वह जो ज्ञान है वो स्थायी होगा, ना कि बच्चे को अगर हम किसी अन्य तरीके से सिखाएं, उसको ज़बरदस्ती सिखाएं तो। यानी बच्चे को जो है उसके अनुभव के द्वारा ही अच्छे से सिखाया जा सकता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, निकटतम विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? निकटतम विकास क्षेत्र ZPD की जो अवधारणा है वो किसने दी? पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, या फिर ब्रूनर। सही उत्तर कमेंट करें जल्दी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा सहायता से वह कार्य कर सकता है जिसे अकेले नहीं कर पाता। यानी बच्चा अगर कोई कार्य कर रहा है तो हम अगर उसकी थोड़ी सी उसमें अगर सहायता कर दें तो बच्चा उस काम को कर सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए पियाजे, स्किनर, बंडूरा, या ब्रूनर। देखते हैं कितने साथी इसका सही जवाब देते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है पियाजे। पियाजे ने विकास के 4 चरण बताए हैं: संवेदी, पूर्व संचालन, ठोस संचालन और औपचारिक संचालन। अगला हमारा प्रश्न है, थॉर्नडाइक का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? थॉर्नडाइक का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? कंडीशनिंग सिद्धांत, प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। जल्दी से सभी इसका कमेंट करो, इसका आंसर जो भी है। इसका सही जवाब है बी, प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने कहा कि सीखना ट्रायल एंड एरर प्रक्रिया से होता है, अभ्यास से ही सही प्रतिक्रिया मजबूत होती है। यानी कि बच्चा जो है वो कोई कार्य करता है, उससे फिर वो गलत होता है, फिर वो उसको दोबारा करता है। ट्रायल एंड एरर यानी बच्चा करता है, उससे गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों से वह सीखता है और फिर सीखते सीखते वह उस काम को ठीक से करने लगता है। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? यानी क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत जो है वो किसने दिया? ए पावलाव, बी स्किनर, सी वाटसन, डी थॉर्नडाइक। सॉरी, थोड़ा गला खराब है। तो जल्दी से इसका सही आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है पावलाव। पावलाव ने कुत्तों पर प्रयोग कर शर्तबद्ध अधिगम की व्याख्या की। पावलाव जो है उसने कुत्तों पर जो है इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया था और फिर उन्होंने शर्तबद्ध अधिगम की जो है व्याख्या की थी। ऑपरेटेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसका है? ए पियाजे, बी स्किनर, सी फ्रायड, डी बांडुरा। ऑपरेटेंट कंडीशनिंग सिद्धांत। देखते हैं कितने साथी इसका सही जवाब दे पाते हैं। इसका सही जवाब जानने से पहले मैं एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे बेहतरीन प्रश्न ढूंढ ढूंढ कर लाते रहें।
जो आपके लिए आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, स्किनर। स्किनर ने कहा कि व्यवहार परिणामों से नियंत्रित होता है, पुरस्कार से सुदृढ़ होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? ए, स्किनर, बी, बांडुरा, सी, वाटसन, डी, थॉर्नडाइक। देखते हैं कितने साथी इसका सही जवाब देते। इसका सही उत्तर है बांडुरा। बांडुरा ने कहा कि लोग दूसरों के व्यवहार का अवलोकन कर सीखते हैं। यानी लोग जब दूसरों को व्यवहार करते हुए देखते हैं तो उन्हीं के अनुरूप उनका वो अनुसरण करते हैं और उनसे वो सीखते हैं। अगला प्रश्न, प्रेरणा क्या है? मानसिक तनाव, कोई आंतरिक बल जो लक्ष्य की ओर प्रेरित करे, सी, शारीरिक थकान, या डी, रुचि की कमी। ये तो बहुत ही सीधा सा है। अगर आप ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो उस पर अगर आप थोड़ा सा, अगर आप कुछ पढ़ा भी नहीं है ना, तो भी अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। प्रेरणा क्या है? तो इसका जो सीधा सा आंसर है वो है बी, कोई आंतरिक बल जो लक्ष्य की ओर प्रेरित करे। यानी जब हमें प्रेरणा होगी तो हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। प्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। जैसे आप लोग अभी रीट की तैयारी कर रहे हैं, जिस भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी एक प्रेरणा है, तभी आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? ए, पियाजे, बी, फ्रायड, सी, स्किनर, या डी, एरिक्सन। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? जल्दी से सभी इसका सही जवाब कमेंट करो। इसका सही जवाब है फ्रायड। फ्रायड ने एड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा दी। फ्रायड ने जो है एड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा जो है दी है। आगे बढ़ते हैं। स्वयं प्राप्ति किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है? ए, रोजर्स, बी, मैस्लो, सी, फ्रायड, या डी, बांडुरा। स्वयं प्राप्ति किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है? रोजर्स, मैस्लो, फ्रायड, या फिर बांडुरा। देखते हैं कितने साथी इसका सही जवाब दे पाते हैं। मैस्लो। इसका जो सही आंसर है वो है मैस्लो। मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किया, जिसमें स्वयं प्राप्ति सबसे ऊंचा स्तर है। यानी इन्होंने जो मानव आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम किया है उसमें जो स्वयं प्राप्ति है यह सबसे ऊंचा स्तर माना गया है। मानववादी मनोविज्ञान किस पर बल देता है? यांत्रिक व्यवहार पर, चेतना और आत्म विकास पर, अचेतन मन पर, या फिर सामाजिक नियंत्रण पर। जल्दी से इसका सही जवाब गैस कीजिए। इसका जो सही जवाब है वो है चेतना और आत्म विकास पर। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्म विकास की क्षमता पर विश्वास करता है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? अब इस तरह के जो सवाल हैं जो कि किसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं या होते हैं, ये इन सवालों का आपको जो है रटना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप किसी तरह का कोई भी दिमाग नहीं लगा सकते। ये आपको अगर आता है तो ही आता है, और परीक्षा में भी आपको ये ऐसे सवाल तभी हल करने हैं जब आपको पूर्ण रूप से पता हो कि हाँ इसका उत्तर यही है। अदरवाइज आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो इसका जो सही जवाब है कोहलबर्ग। विश्लेषण है इसका। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं, पूर्व, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं, तो 3 स्तर बताए हैं, पूर्व, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। अगला प्रश्न, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग, स्किनर, कोहेलर, या फिर वाटसन। अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग, स्किनर, कोहेलर, या फिर वाटसन। इसका जो सही जवाब है वो है कोहेलर। कोहेलर ने कहा कि सीखना अचानक समझ के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ईगो का कार्य क्या है? ए, वास्तविकता से संबंध बनाना, नैतिक नियंत्रण, इच्छाओं को दबाना, अवचेतन से संबंध। ईगो तो आप सभी ने सुना ही होगा, तो इसका जो कार्य है वो क्या है, यह आपको बताना है। जल्दी जल्दी सभी इसका जो है सही जवाब कमेंट करेंगे।
इसका सही जवाब है वो है वास्तविकता से संबंध बनाना। फ्रायड के अनुसार ईगो व्यक्ति को यथार्थ से जोड़ता है और संतुलन रखता है। बाल विकास में पर्यावरण की भूमिका क्या है? बाल विकास में जो पर्यावरण है वो किस प्रकार भूमिका निभाता है? क्या इसकी कोई भूमिका है? ऑप्शन ए कोई नहीं, सीमित, बहुत महत्वपूर्ण, या डी अप्रभावी। ये भी उसी तरह का सवाल है जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि इस सवाल में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका जो आंसर है आप दे दोगे। इसका जो सही आंसर है वो है बहुत महत्वपूर्ण। बाल विकास में परिवार, विद्यालय, मित्र समूह और सामाजिक वातावरण गहरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जो बालक है वो विद्यालय से पहले जो है अपने समाज से सीखता है, अपने आसपास के जो वातावरण होता है उससे वह बहुत कुछ सीखता है। तो समाज जो है बालक पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इंटेलिजेंस टेस्ट का विकास किसने दिया? इंटेलिजेंस टेस्ट का विकास किसने दिया? विने और साइमन, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर गिलफोर्ड? जल्दी से सभी साथी इसका सही जवाब देंगे। इसका जो सही जवाब है वो है विने और साइमन। इन्होंने 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया जिससे बच्चे की मानसिक आयु मापी जा सके, यानी जैसे अपन IQ कहते हैं या बुद्धि लब्धि जो कहते हैं, उस पर इन्होंने परीक्षण तैयार किया था 1905 में। व्यवहारवाद का जनक कौन है? व्यवहारवाद का जो जनक है वो कौन है? ए वाटसन, बी पावलोव, सी स्किनर या फिर डी थॉर्नडाइक? देखते हैं कितने साथी इसका सही जवाब देते हैं। इसका सही जवाब है वो है वाटसन। वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान को केवल व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान जो है उसको केवल व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि व्यवहार के द्वारा ही हम दूसरे के जो है उसका अध्ययन करते हैं। व्यवहार पर ही हम दूसरे को जो है आंकते हैं कि वह किस प्रकार का है, किस प्रकार का नहीं है। तो व्यवहार जो है वो मनोविज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पियाजे के अनुसार ठोस संचालन अवस्था किस आयु में होती है? पियाजे के अनुसार ठोस संचालन अवस्था किस आयु में होती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 12 वर्ष से अधिक? चलिए दीजिए सभी इसका सही जवाब। और इसका जो सही जवाब है वो है 7 से 11 वर्ष, क्योंकि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो है वह तार्किक रूप से ठोस वस्तुओं के बारे में सोच सकता है, लेकिन अमूर्त विचारों को समझना कठिन होता है। अब हम आ चुके हैं अपने 20वें प्रश्न की तरफ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो 20वां जो प्रश्न है वो है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला स्तर क्या है? उत्तर संविधानात्मक, परंपरागत, पूर्व संविधानात्मक या सामाजिक अनुबंध? और इसका जो सही जवाब है वो है पूर्व संविधानात्मक। इस स्तर पर बच्चा दंड और पुरस्कार के आधार पर सही गलत का निर्णय करता है। स्वप्रेरणा किस प्रकार की प्रेरणा है? स्वप्रेरणा किस प्रकार की प्रेरणा है? ए बाहरी, बी आंतरिक, सी सामाजिक, डी आर्थिक? अब यह भी उसी प्रकार का सवाल है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी इसका जवाब आप दे दोगे। और आपके जो पेपर में जैसे 30 प्रश्न आएंगे तो उसमें से लगभग 8 से 10 प्रश्न इस तरह के आते हैं। और इसका जो सही जवाब वो है आंतरिक, जो कि स्वप्रेरणा का अर्थ है जो प्रेरणा स्वयं से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति अपने कार्य से स्वयं संतुष्टि और प्रेरणा प्राप्त करता है तो उसे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है भावनाएं किससे संबंधित हैं? केवल मस्तिष्क से, केवल अनुभव से, मानसिक और शारीरिक परिवर्तनों से, या डी सामाजिक परिवेश से? भावनाएं किससे संबंधित हैं? तो जल्दी जल्दी सभी साथी इसका जवाब दें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें एक। मानसिक और शारीरिक परिवर्तनों से, जो इसका जो सही आंसर है वो है मानसिक और शारीरिक परिवर्तनों से। भावना के समय हृदय गति, श्वसन और सोचने की प्रक्रिया दोनों प्रभावित होती हैं। यानी कि जब आप भावनाएं अलग अलग तरह की होती हैं तो अलग अलग भावनाओं पर आपकी जो हृदय गति है, श्वसन और सोचने की प्रक्रिया है वो अलग अलग तरीके से प्रभावित होती है। प्रश्न संख्या 23 है हमारा, सीखने में स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का क्या अर्थ है? भूलना,
एक सीख का प्रभाव दूसरी सीख पर, पुनरावृत्ति या डी स्मरण। देखते हैं कितने साथी इसका सही जवाब देते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी कमेंट करना है कि आपके जो ये 30 प्रश्न हैं इनमें से आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाए। ये बात आपको कमेंट करनी है ताकि हमें पता चले कि हमारे साथी जो है जो जुड़े हुए हैं वो कितने हद तक जो है ठीक कर पा रहे हैं। एक सीख का प्रभाव दूसरी सीख पर, यानी इसका जो सही उत्तर है वो है एक सीख का प्रभाव दूसरी सीख पर पड़ता है। यानी जब आप कोई एक चीज़ सीखते हैं और जब उसी से संबंधित आप किसी दूसरी चीज़ पर जाते हैं तो जो पूर्व ज्ञान है वो आपकी उस चीज़ में आपकी मदद ज़रूर करता है। जब किसी एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान या कौशल दूसरी स्थिति में लागू होता है तो इसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। अनुकूलन या एडजस्टमेंट क्या है, या अनुकूलन एडजस्टमेंट का अर्थ क्या है? ए परिस्थिति से भागना, बी परिस्थिति को बदलना, सी परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को ढालना, या डी दूसरों पर निर्भर रहना। ये भी इतना कठिन प्रश्न नहीं है, सीधा सा प्रश्न है। अगर आप दिमाग लगाओगे तो इसको आसानी से कर दोगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को ढालना। यानी सफल व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपने विचार और व्यवहार में परिवर्तन करता है। यानी जो व्यक्ति जिस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं अगर आप उसी तरीके से अपने आप को ढाल लेते हो उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार तो उसे अनुकूलन कहा जाता है। 25वां प्रश्न है स्वयं अवधारणा या सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरों के प्रति दृष्टिकोण, स्वयं के प्रति दृष्टिकोण, समाज के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। तो ये भी एक सिंपल सा सवाल है, अगर आप दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो इसको आराम से कर दोगे। इसका जो आंसर है वो है स्वयं के प्रति दृष्टिकोण। यह व्यक्ति को अपनी क्षमताओं, मूल्यों और पहचान की समझ है। यानी स्वयं के प्रति अपनी जो मेरे क्या मूल्य हैं, मेरी क्या क्षमता है, मेरे क्या दृष्टिकोण है, अगर हम पहचानते हैं तो उसे हम स्वयं के प्रति दृष्टिकोण कहते हैं। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ए ज्ञान देना, परीक्षा लेना, सी प्रेरणा देना, या फिर डी नियंत्रण रखना। एक जो शिक्षक होता है उसकी जो है बालक के जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये सब आपको बताना है। और इसका जो सही आंसर है वो है प्रेरणा देना। शिक्षक विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा, आत्मविश्वास और मूल्य निर्माण की प्रेरणा देता है। यानी शिक्षक जो है एक तरीके से बच्चे का जो है मार्गदर्शक होता है और वह बच्चे को जो है प्रेरणा देने का कार्य करता है। बढ़ चुके हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। मैं फिर से आपसे कहूँगा कि एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। संज्ञानात्मक विसंगति किससे संबंधित है? ए वाइगोत्स्की, बी पियाजे, सी लियोन फेस्टिंगर, या डी फ्रायड। संज्ञानात्मक विसंगति इसका जो सही जवाब है वो है लियोन फेस्टिंगर। जब किसी व्यक्ति के विचार और व्यवहार में विरोध होता है तो मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, इसे संज्ञानात्मक विसंगति कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति है उसके अंदर जो कोई विचार है और उसका जो व्यवहार, उन दोनों में जब कोई विरोध उत्पन्न हो जाता है और उससे जो है उसमें मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, इसे संज्ञानात्मक विसंगति कहते हैं। समूह अधिगम का क्या लाभ है? समूह जो अधिगम होता है का लाभ क्या है, जिसे अपन ग्रुप लर्निंग भी कहते हैं? ए प्रतियोगिता बढ़ाना, बी अकेलेपन की भावना, सी सहयोग और सामाजिक कौशल का विकास, या डी निष्क्रियता। तो इसका सभी साथी जो है सब सही जवाब जो है देंगे। इसका सही जवाब है सहयोग और सामाजिक कौशल का विकास। समूह में सीखने से विद्यार्थी आपसी सहयोग, नेतृत्व और संवाद कौशल विकसित करते हैं। यानी जो समूह में विद्यार्थी जब सीखते हैं तो वो आपस में एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, उनमें नेतृत्व की भावना भी जो है उत्पन्न होती है और संवाद कौशल भी होता है, क्योंकि वो एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ बात संवाद करके जो है अपनी समस्या का जो है समाधान करते हैं, तो उससे उनमें जो है संवाद कौशल भी विकसित होता है। व्यवहार को आकार देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्यवहार को आकार देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पनिशमेंट, शेपिंग, एक्सटिंक्शन, या डीमोटिवेशन। व्यवहार को आकार देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल्दी से सही साथी जो है इसका सही जवाब देंगे। और इसका जो सही जवाब है वो है शेपिंग। स्किनर के अनुसार वांछित व्यवहार को छोटे छोटे चरणों में प्रोत्साहन देकर विकसित करना शेपिंग कहलाता है। स्किनर के अनुसार वांछित व्यवहार को छोटे छोटे चरणों में प्रोत्साहन देकर विकसित करना जो है शेपिंग कहलाता है। पढ़ते हैं हमारे आज के जो आखिरी सवाल है उसकी तरफ।
सकारात्मक कक्षा वातावरण का अर्थ है ए अनुशासनहीनता, बी भय का वातावरण, सी सहयोग और सम्मान का वातावरण, डी प्रतिस्पर्धा का वातावरण। जल्दी से आज का हमारा जो लास्ट सवाल है इसका सभी साथी जो है जवाब देंगे, और इसका जो सही जवाब है वो है सहयोग और सम्मान का वातावरण। सकारात्मक वातावरण विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, सहयोग और सीखने की इच्छा को बढ़ाता है। यानी जो विद्यार्थी अगर उसके आसपास का जो वातावरण है वह अगर सकारात्मक है तो उससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, सहयोग और सीखने की इच्छा को बढ़ावा मिलता है। अगर वातावरण अगर नकारात्मक होगा तो विद्यार्थी में जो है कई चीज़ों की कमी रहेगी और उसमें आत्मविश्वास, सहयोग और सीखने की इच्छा जो है वो कम हो जाएगी। बहुत बहुत थैंक यू। आपने अगर यहाँ तक हमारा वीडियो देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत वही जीतती है जो कभी हार नहीं मानती। यानी अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी कभी हार हो ही नहीं सकती। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को या अपने साथी को एक प्यारा सा शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।